नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इंडिया में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत बड़ी एक तरह से एक बहुत बड़ा से रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं इसमें। पहला शब्द है ग्रीन, दूसरा है रेवोल्यूशन। ग्रीन का मतलब जहाँ हरियाली से है, और रेवोल्यूशन का मतलब एक तरह से द चेंज विच इज़ वेरी रैपिड। बहुत थोड़े समय में जो चेंज हुआ उसको हम रेवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। इसको क्रांति, रेवोल्यूशन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन ने खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज किया, और उस चेंज में भारत की एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर चेंज इट्स सिनेरियो फ्रॉम द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर। और एक ऐसी एग्रीकल्चर जो हमारे लिए एक सपना थी, एक ऐसी खेती जिसका हम डेवलप्ड नेशन से हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं, एक ऐसी खेती जिसने हमारे भारतवर्ष को खुशहाल और अपने आप में समृद्ध बनाने की तरफ एक कदम रखा। तो आज हम इस हरित क्रांति के बारे में हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये क्रांति कहां से स्टार्ट होती है और किस स्टेज पर हमारा देश था, और इस क्रांति से किस तरह के रूपरेखा में चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें हम इसमें आज कवर अप करेंगे। जहां तक ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म की बात है, दिस इज कॉइन्ड बाय विलियम गार्ड ऑफ यूएसए इन 1968 to indicate in the agriculture productivity। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया विलियम गार्ड के द्वारा 1968 में। In India, the term green revolution refers to the modern agriculture technology after 1960 and the growth of the agriculture production in many parts of the country। बेसिकली हम इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगाज माना जाता है वो दो तरीके से माना जाता है कि हमने खेती को ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से मॉडर्न एग्रीकल्चर में चेंज करने का काम किया, पहला। दूसरा, हमारी जो प्रोडक्शन का लेवल था इंडिया में, उस प्रोडक्शन में जहां हम खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अपनी टोटल पॉपुलेशन को हम जितना क्वांटम ऑफ फूड हमें चाहिए था उतना अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे, तो उसके लिए भी इसको एक क्रांति के रूप में भारत देखता है कि प्रोडक्शन और टेक्निकली द एग्रीकल्चर विच इज बिकम एडवांस इन केस ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हम बात करते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स की, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के सामने एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य था, एक ऑब्जेक्टिव था। वो क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश के पास खाने के लिए टोटल पॉपुलेशन के 3 टाइम का अनाज चाहिए। अनाज के लिए हमें क्या करना पड़े, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। किसके कंडीशन में कि कितना प्रोडक्शन हो जो टोटल पॉपुलेशन को एक तरह से न्यूट्रियस फूड के रूप में जो क्वांटम ऑफ फूड हमें चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर पाए। तो हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से आजादी के बाद एकमात्र ऐसा उद्देश्य था जिसको सफल करने में कहीं ना कहीं हमारी ये हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिला। दूसरा कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी 1947 के बाद, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे पास खेती योग्य भूमि थी, but we are not able to do the agriculture in that particular area. Reason in being because we have no sufficient technology,
We have no sufficient methodology. We have no sufficient of the type of the seeds, chemical fertilizers, irrigation. So many of the part of the land which can be utilized for the agriculture was fallow. Mean to say, there is need of the horizontal expansion. What this point is saying that there is a major objective before the country is that we have to spread the agriculture horizontally because the space where the agriculture can be done that was fallow. So हमें उसको खेती के अंडर लाना था, तो उसके लिए हमने हरित क्रांति को एक बहुत बड़े सूत्र के रूप में देखने की कोशिश की। उन्नीस सौ 1960 तक ये जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, और इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे काम शुरू किया। इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में जब आते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल, अगला जो हमारा उद्देश्य था हरित क्रांति के माध्यम से, वो ये था कि जब हम हॉरिजॉन्टली जो फैलो लैंड है उस पर जब एग्रीकल्चर पूरी हो जाएगी तो हमें खेती को वर्टिकली एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब दो चीजें हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो शब्द आ गए हमारे सामने। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो फैलो लैंड थी उसके ऊपर खेती करना, और वर्टिकल का मतलब एक लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग करना। मेरे कहने का मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर में यदि 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद, तो छोटे छोटे टाइम पीरियड की ऐसी फसलें बोना जो एक ही एकड़ लैंड के ऊपर एक ही एग्रीकल्चर ईयर में यदि किसान 3 या 4 फसल ले लेता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल एग्रीगेशन, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो वर्टिकल एक्सटेंशन से क्या होगा कि जो आपका खेत एक नॉर्मल प्रोडक्शन का पार्ट था, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का पार्ट था, वो क्या बन गया, आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर का पार्ट बन गया है। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर से क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि आपने एक ऐसी खेती का प्रारंभ कर दिया है जो कि आपको उसी खेत से 4 बार प्रोडक्शन देने का काम करेगी। तो इन ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने में और उनको पूरा करने में एक तरीके से जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारे देश के सामने 1965 से 66, 66 से 67 बहुत बड़े ड्रॉट, सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा। तो देश के लिए यह भी एक बहुत बड़ा विषय था कि देश को कैसे फूड सिक्योर किया जाए, फूड सिक्योरिटी को कैसे देश में प्रभावशाली रूप से लागू किया जाए। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि केवल आप रोटी दे दें। फूड सिक्योरिटी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन व्हाट वी हैव, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है और हम कितनी पॉपुलेशन को एक न्यूट्रियस फूड देने में कामयाब होते हैं। इस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने इसी एग्रीकल्चर के तहत, इसी रेवोल्यूशन के तहत इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP 1960 में लॉन्च किया, और इसके तहत भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर को बढ़ाने के पूरे देश में और दूसरे तरीकों का उद्गार किया गया। इसी प्रकार दूसरे प्रोग्राम भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बात आती है सीड्स की। यह भी एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। न्यू वैरायटीज ऑफ द सीड्स, जो कि व्हीट को यदि मैं मुख्य तौर पे देखूं तो मैक्सिको से हमने इंपोर्ट किया व्हीट, हाई एडिंग वैरायटी सीड्स, जिसको बोलते हैं HYV सीड्स। राइस को हमने फिलीपीन से किया, जो कि मोटे तौर पे 2 तरह की वैरायटीज थी। व्हीट को हमने कहां से किया? मैक्सिको से, और राइस को कहां से किया? फिलीपींस से। ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक तरह से एक मेजर कंपोनेंट के रूप में देखे जाते हैं। इस तरीके से आपकी जो पैकेज टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से आपका जो एक तरह से ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो एक तरह से पैकेज टेक्नोलॉजी के रूप में, जिसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर,
एंड प्लांट प्रोटेक्शन के लिए विशेष जो तकनीकी थी वो मुख्य तौर पर हमारे देश के नॉर्दर्न स्टेट्स में हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से उनका आगाज हुआ। एक तरह से ये जो पैकेज था पूरा का पूरा, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का अपने आप में एक पूरा का पूरा कंबाइंड प्रोजेक्ट था, जिसको इन राज्यों ने ओरिजिन के रूप में स्टार्ट करने का काम किया। मुख्य तौर पे जो हमारे कंपोनेंट हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के कहिए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर के कहिए, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इरिगेशन, दूसरा कंपोनेंट है एचवाईवी सीड्स, तीसरा कंपोनेंट आपका केमिकल फर्टिलाइजर और चौथा कंपोनेंट आपका पेस्टिसाइड एंड आफ्टर दैट वी हैव मैकेनाइजेशन। इन दिस वे दिस इज ए पैकेज। ये पूरा के पूरा एक पैकेज था जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में आपके सामने है कि यदि ये कंपोनेंट हैं और किसी भी क्षेत्र में इनको कंबाइंड रूप से लागू किया जाता है तो वो किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की, किसी भी जिले की, किसी भी इकाई की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करने में, बढ़ाने में अपनी अहम योगदान दे सकते हैं। बट इसमें साथ साथ हमें यह भी समझना है कि मुख्य तौर पे यदि मैं कहूं इस पैकेज में से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन की कमी रहती है तो भी आप कहीं ना कहीं आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको प्रभावशाली रूप से लागू करने में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को हम पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो कंबाइंड इफेक्ट था उसका किसी प्रोडक्शन के ऊपर, उसका किसी एग्रीकल्चर के इंटेंसिव के रूप में देखने के लिए ये सारी चीजें हमें सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र पे लगाने का काम करना था। इसीलिए इसको हम मॉडर्न एग्रीकल्चर का या ग्रीन रेवोल्यूशन का हम एक तरीके से नाम देते हैं। दूसरी तरीके से यदि मैं देखूं एक एक यदि कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा आता है वो इरिगेशन आता है। अब दो चीजें हमारे सामने हैं कि हमारे देश में इरिगेशन का लेवल 1947 में क्या था और 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 में हमारे पास मुख्य तौर पे 50 से 60 का जो टाइम पीरियड रहा है, जहां पर आपकी फर्स्ट ईयर 5 प्लान, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान और थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान भी लागू हुई, एक तरह से प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इरिगेशन का जो मेजर सोर्स था हमारी एग्रीकल्चर, आज भी इंडिया हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको रेनफेड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 60 से 70% आपका जो इरिगेशन है वो रेनफेड है। मतलब हमारा जो किसान है, इसलिए हमारी एग्रीकल्चर को मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए मॉनसून को हम एक जुआ भी बोलते हैं। यदि मॉनसून फेल होता है तो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन हमारे को देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका पहला कंपोनेंट किसको बनाया गया? इरिगेशन को। क्यों? क्योंकि ये बेस था कि सिंचाई नहीं तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं। और उस समय हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज था क्या? सिंचाई। और सिंचाई का एकमात्र साधन था, यदि हम स्टार्ट करें तो मेजर जो आपका जो पोर्शन था वो था आपका कैनाल। अब देश की टोपोग्राफी को समझिए, जहां जिस देश में मुख्य तौर पर 5 टोपोग्राफी है, माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेटू भी है और कोस्टल प्लेन भी है और आइलैंड भी है। उस देश में इरिगेशन को एक रूप से चालू करना, एक रूप से प्रभावी रूप से लागू करना इम्पॉसिबल है। इसलिए पहली 5 ईयर प्लान से आगे नेक्स्ट ईयर 5 प्लान तक माइक्रो और मैक्रो लेवल पर इरिगेशन प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप किया और उसका एक तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्जीक्यूशन के रूप में इरिगेशन को फैलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नए नए इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किया गया। और उसी रूप में हमने इरिगेशन को, जहां पर आपकी इरिगेशन का बहुत कम प्रपोर्शन के द्वारा, इरिगेशन का मतलब जहां आर्टिफिशियली पौधों को सिंचाई के रूप में सींचते हैं, चाहे आपका साधन आपका चाहे कैनाल है चाहे आपका ट्यूबवेल है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा 1951 ऑनवर्ड
मेजर प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया और इसी के चलते हम नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगाज करने में कामयाब रहे। दूसरा जो हमारा फैक्टर है दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नॉर्मन बोरलॉग इन मैक्सिको अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1970, जहां मैक्सिको से हमने व्हीट को इंपोर्ट किया। हरित क्रांति के जो पितामह के रूप में हम जिसको देखते हैं नॉर्मन बोरलॉग, उसको नोबेल प्राइज मिला। इसके लिए कुछ ऐसे बीज उन्होंने उत्पन्न किए जो कि प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल टाइम्स बढ़ाने में कामयाब रहे। परंतु ये वो सीड्स थे जो कि ट्रेडिशनल सीड से, जिनको यदि मैं कंपैरिजन करूं तो इंपॉसिबल है, जिनका ट्रेडिशनली यदि मैं देखूं तो यदि मैं उनको कंपैरिजन करूं तो ये एक तरह से इंपॉसिबल है। परंतु इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि ये किसी खास कंडीशन में यदि इनको हम कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है उसको इतना टाइम्स बढ़ा देंगे जिसकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा इंडिया के किस में हुआ है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, देन आई फाइंड दैट माय गाइड प्रोफेसर जागलान many of time discussed that there is a time in Kurukshetra at the Kurukshetra junction कि उस समय किसानों को यह पता नहीं था कि एकदम से इन बीजों से इतना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि हमारे को रखने के लिए स्थान नहीं होगा। और उस समय बारिश आ गई थी और कुरुक्षेत्र स्टेशन पे बहुत सारा गेहूं पानी के साथ साथ बह गया था। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक तरह से आगाज था, स्टार्ट था। और वो आगाज किसने किया? वो इन बीजों ने किया जो कि किसी लेबोरेटरी में किसी खास कंडीशन में जिनको डेवलप करके और क्षेत्र में उनको उतारा गया। लोगों को सब्सिडी पे भी बीज प्रोवाइड करवाए गए ताकि लोग उनको यूज करें। परंतु इसके लिए कंडीशन थी कि ये जो बीज है इसके लिए पहली कंडीशन ये थी कि उसके लिए टाइम पर इरिगेशन का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इरिगेशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फंडामेंटल बेस माना जाता है। यदि इन बीजों को टाइम पर यदि पानी नहीं मिला, टाइम पर यदि इनको इरिगेशन के तहत नहीं लाया गया तो ये प्रोडक्शन जो लोकल वैरायटीज है, जो ड्वार्फ वैरायटीज है, उससे भी कम प्रोडक्शन हो सकती है। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इरिगेशन वाज द बेसिक फंडामेंटल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम एमएस स्वामीनाथन, जिनकी रिपोर्ट्स आपने कई बार सुनी होगी, मैनी ऑफ टाइम्स यू लिसन, कि एमएसपी के ऊपर पूरे देश में यदि स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, कई बार पॉलिटिशियन भी उसको यूज करते हैं मैनी ऑफ टाइम्स। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एग्रीकल्चर और खासकर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को नए रूप में उद्गाज करने के लिए। तो मोटे तौर पे यदि मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूं तो हाई यील्डिंग वैरायटीज सेकंड पिलर था आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन का। तीसरा जो बेस था हमारा वो था केमिकल फर्टिलाइजर। अब इसमें दो चीजें हैं कि जो हमारी एक लोकल वैरायटीज है, एक हाई यील्डिंग वैरायटीज है। मैंने बताया आपको पहले कि यदि मैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करूं तो ट्रेडिशनल आपकी एग्रीकल्चर जो थी वो मोस्टली दैट इज सर्वाइविंग इन द नेचुरल कंडीशन। बट जो आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जिसको सो कॉल्ड आपका अचवाइवी सीड्स मैं आपको जिसको बोलूं, ये आपकी जो एग्रीकल्चर है ये इसके लिए एक खास कंडीशन चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू द क्लाइमेट, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन। थोड़ा सा भी यदि चेंज हुआ तो पेस्टिसाइड्स का या आपका पेस्ट का जो है अटैक है या क्लाइमेटिकली जो भी आपके जो डिजीज हैं वो इन बीजों को आपकी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं और आपका प्रोडक्शन माइनस में भी जा सकता है। इसके लिए एक कोटिंग की गई जिसको केमिकल फर्टिलाइजर का नाम दिया गया। और इसीलिए यू नो जहां पंजाब ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बहुत बड़ा पार्ट रहा है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हुआ। और उसी यूज के कारण से पंजाब के वाटर के अंदर बहुत सारे से केमिकल
फर्टिलाइजर जो खेती में यूज हुए उसमें मिक्सअप पे उनके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके और पोटाशियम, जिसको मुख्य रूप से हम देखते हैं, इनका और छिड़काव विधि का, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में तीसरे पिलर के रूप में हम देखते हैं, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि हम इनका यूज नहीं करेंगे तो नेगेटिवली द प्रोडक्शन कैन बी, तो उसको बचाने के लिए और ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने के लिए तीसरे पिलर के रूप में हमने स्तंभ के रूप में किसको यूज किया? केमिकल फर्टिलाइजर्स को। जहां तक बात आती है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये भी हमारे एक पिलर के रूप में, बिकॉज आपका मोटे तौर पे यदि मैं कहूं तो जब आपकी सीड सेंसिटिव हैं क्लाइमेट को लेके, तो उनको एक उसी सेंसिटिविटी के बिहाफ पे हमें जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं, वीडिसाइड्स हैं, उनका भी यूज करना स्वाभाविक था खेती में। तो ये चौथे पिलर के रूप में हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन में आता है। उसके बाद है मैकेनाइजेशन। पांचवा जो हमारा पिलर है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो है क्या? मैकेनाइजेशन। अब जब प्रोडक्शन इस लेवल पे बढ़ेगी तो आपकी लेबर की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और ऐसी लेबर जो कि उस प्रोडक्शन में एक तरह से टेक्निकल पर्सन के रूप में काम करे। तो उसमें मोटे तौर पे यदि मैं कहूं तो मैकेनाइजेशन, जहां आदमी का रूप मशीन ने लिया। आप देख सकते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। यदि मैं खासकर हरियाणा की बात भी करूं, जहां पे हाथ से गेहूं की कटाई होती थी, वहां आज कंबाइन मशीन चलती है। ये उसी आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगाज है। तो मैकेनाइजेशन वाज the fifth important pillar of the green revolution what we have in case of India when we started in 1960। इस तरीके से ये पांच हमारे पिलर के रूप में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हैं वो मैंने डिस्कस किए। अब बात आती है कि जब ये पांच का जो पैकेज है, जिसको मैं सो कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम देता हूं, जिनके कारण से आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, आपने एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल से इंटेंसिव बनाया, आपने आपके देश को प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बनाया, खुद के ऊपर बेस्ड बनाया, तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहे? पहला कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपके देश में, खासकर जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा जंप हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिला, खासकर व्हीट और राइस 3 टाइम्स इंक्रीज, जिसको मैं कहूं तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने दिया। दूसरा इंपैक्ट यदि मैं कहूं, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्शन, that is very important. One point I have discussed with you that food security was the important aim of the government of the India to make achieve after the independence। और फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो पिलर था वो क्या था? क्वांटम ऑफ द फूड व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। तो उसी लाइन में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया? आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, आपके फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया कि आप जितना पैदा करते हैं अपने देश में, वो आपकी पॉपुलेशन के पेट को भरने के बाद हम एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब रहे। तो ये हमारी सेकंड अचीवमेंट रही ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तीसरा, आपके रूरल एरिया में जहां 60% हमारा जो देश है, जिसकी पॉपुलेशन है वो यदि एग्रीगेरियन आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो रूरल इनकम को बढ़ाने में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर, इन दोनों की इनकम को बढ़ाने में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहां लार्ज फार्मर ने मेजर रूप से ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया, उसी रूप में स्मॉल फार्मर ने भी इस एग्रीकल्चर पैकेज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन को साथ साथ उसके इनकम को बढ़ोतरी करने में इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। लैंडलेस जो लेबर थी वो भी बेनिफिटेड हुई, किससे? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, क्योंकि जब
टेक्निकली हम वाइबल बनेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आपकी वेजेस भी बढ़ेंगे और इंप्लॉयमेंट भी। जहां मैकेनाइजेशन की बात आती है तो मशीनरी को बनाने में और दूसरे रूपरेखा में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ और इनसे में जो लैंडलेस जो लेबर थी उसको भी कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देखने को मिला। अब आती है नेगेटिव इंपैक्ट की बात। ये तो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट थे मोटे तौर पे यदि मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का कहूं, परंतु इसकी नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? हम सब देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश की एग्रीकल्चर को बहुत बड़े रूप में चेंज किया है। जहां वो देश जहां हम अमेरिका से गेहूं को इंपोर्ट करते थे खाने के लिए, जहां आज की स्थिति यदि मैं बात कराऊं तो इंडिया में बहुत सा, आपके वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जिसको हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। पर ये जो रिवॉल्यूशन है इसने कुछ ऐसे प्रभाव भी डाले जिनको सीधे तौर पे हम नहीं देख सकते, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि इसी रिवॉल्यूशन से इन चीजों का आगाज होता है। पहला, इनकम डिस्पैरिटी। लार्ज और स्मॉल के बीच में बहुत डिफरेंस हुआ क्योंकि दिस वाज ए पैकेज टेक्नोलॉजी। ये एक पैकेज टेक्नोलॉजी थी जहां पर इरिगेशन, HYV, मैकेनाइजेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इंप्लीमेंट्स विच आर एज ए पैकेज। तो स्मॉल फार्मर की कैपेसिटी नहीं थी इस पूरे पैकेज को खरीदने में, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जहां इसके लिए कुछ प्राइसेस रखे थे, बाद में इसको सब्सिडी के तौर पे भी देना स्टार्ट किया क्योंकि बिकॉज देयर इज ओनली सम स्मॉल फार्मर्स, ओनली सम लार्ज फार्मर विच आर अडॉप्टिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। दैट्स व्हाई इनकम डिस्पैरिटी को जन्म देने में, क्योंकि आपका 60 से 70% जो आपकी लैंड है वो लार्ज होल्डिंग साइज के पास है, लार्ज फार्मर के पास है। तो केवल इस क्रांति से फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा, परंतु जो गैप्स था हैव्स और हैव नॉट में वो और ज्यादा बढ़ा और उसने एक डिस्पैरिटी को जन्म दिया। दूसरा, रीजनल डिस्पैरिटी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या कि जहां केवल नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के पैकेज को अडॉप्ट किया, आज भी साउथ इंडिया के काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हमें इस तरह के पैकेज को देखने में नाकामयाबी मिलती है। क्यों? क्योंकि जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेल नहीं करवा पाए, वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को ले जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। तो इसलिए रीजनल डाइवर्सिटी को डिस्पैरिटी में यदि कन्वर्ट करने का काम किया तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का अपने आप में बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर। अब जहां मैकेनाइजेशन होता है, यू नो वेरी वेल कि वहां लेबर का डिस्प्लेसमेंट होना स्वाभाविक होता है। जहां मैन मेड, जहां आदमी काम करता था, खुद खेती के कामों में व्यस्त रहता था, उसका स्थान मशीन ने लिया। तो आपकी लेबर को डिस्प्लेसमेंट करने में भी, और खासकर ड्रॉट एंड निगल, जहां पर मैं ऊंट की बात करूं, जहां पर मैं बैल की बात करूं, उनको मेजर रूप से डिस्प्लेस करने में यदि काम किया तो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन थी। चौथा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली बट आई एम टेलिंग दैट जब हम बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड्स की, कोटिंग ऑफ सीड्स की, हमारे हरियाणा में एक चिड़िया होती थी जिस पर थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लैकिश वो होता था, वो मुझे गायब नजर आती है। मोर की संख्या, इस पे एक लेटेस्ट पब्लिकेशन भी हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, दैट इज शोइंग दैट in case of Kurukshetra, in case of Yamunanagar, where there is more pesticide and chemical which are using in the agriculture, due to which the major portion that is using the chemical fertilizers, the biodiversity in terms of these sparrow, peacock and other indirectly and directly the loss of biodiversity that we are facing due to this revolution, and that is, you can say, that is harmful effect on the biodiversity in case of India, which is indirectly be the case of the green revolutions what we have. After that, दो मोटी समस्याएं, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। जहां पर इरिगेशन को बेस बनाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बढ़ी। वो क्या बढ़ी? पहली चीज क्या बढ़ी उसमें कि जिस एरिया में ज्यादा
कैनाल इरिगेशन का यूज किया गया, वहां वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम डेवलप होगी और वाटर लॉगिंग से सैलिनिटी की प्रॉब्लम, जिसको लोकल रूप में मैं यदि कहूं तो रेह एंड कलर की समस्या, खासकर जहां पर रोहतक का लगता हुआ इलाका, सिरसा का लगता हुआ इलाका, इसमें ये इस तरह की प्रॉब्लम भी इरिगेशन के कारण उत्पन्न हुई, सो कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में देखते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब एक्सेसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर का हम यूज करते हैं, कि एक ही खेत से 4 बार हम खेती करते हैं, तो वी आर सकिंग द नेचुरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड वी आर जस्ट एडिंग द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल्स इन द फॉर्म ऑफ एनपीके, दैट व्हाट वी हैव, nitrogen, phosphorus and potassium in the artificial forms. So we are sucking the natural nutrients and we are adding the artificial nutrient. So we are mining the soil nutrients and that can be the harmful effect on the soil original fertility, और जिसको so called natural fertility के रूप में मैं जानता हूं, उससे भी उसको भारी नुकसान हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से these are the things what we have done in case of the green revolutions, some positives, some negatives, but anyway, if I say the green revolutions, that is you can see as a revolutions which make our country, if I conclude, make our country self-reliant, self-sufficient in terms of food grains, and that become the boon for the country that we are exporting. But anyway, if we want to make the sustainable development of the agriculture, then we have to rethink about the major component of the green revolutions, and we have to try to use that component in a way if they are not harming the nature, and if they can be utilized in the positive forms, this revolution can be sustained for the long time periods, and India can be in the form of the world level in case of the major productions that can be sustained for the more number of the time periods, more number of, you can say, many of the year we can sustain, we can make our base of the agriculture longer time periods, and our coming generation can also utilize the natural resources, likewise water and soil, in the form of natural gains. So in this way we can you can say fulfill the main aim of these revolutions, which can be sustained. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.